मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाता और उन्हें मंडी में जाकर बेचता। इसी से ही उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बहन जी, आज लौकी लेकर आया हूँ। ताजी ताजी लौकी उगी थी और आप कई बार बोल भी चुके थे, तो सोचा आज लेता ही जाता हूँ। हाँ, अच्छा। वैसे तुम्हारी सब्जी खुद के बाग की उगी होती है, इसलिए मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। एक काम करो, मुझे 2 किलो लौकी और 2 किलो तुरई कर दो। और करेले भी लाए हो क्या भैया? अब तो गर्मियों की सब्जियां शुरू हो गई हैं, तो करेला तो बहुत पसंद करते हैं सब। करेले भी ले आना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ दिनों में करेले भी रखूंगा। आप मंडी में अगली बार आओगे तो आपको करेले जरूर मिलेंगे। हाँ मोहन भैया, करेला है क्या? नहीं साहब, कुछ दिनों में करेले की फसल बस होने ही वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले मिल जाएंगे। हाँ, ले आना। मेरी माताजी को करेले बहुत पसंद है भाई, और वो तुम्हारे ही बाग के करेले खाती हैं। उस दिन मोहन को करेले के लिए काफी ग्राहकों ने बोला। घर जाकर मोहन अपनी पत्नी मालती से बोलता है, मालती, आज मंडी में बहुत लोगों ने करेले के लिए पूछा। मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों में अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छे पैसे आ गए तो इस साल गुड़िया के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। करेले काफी बढ़िया और ताजे उगाए हैं। बस इस बार तो हमारा करेला बहुत बढ़िया दामों में बिक जाएगा। बस तुम ठीक कह रहे हो जी, तुमने बहुत सही किया कि इस बार करेला उगा दिया। बस अब तो उन रुपयों से गुड़िया की शादी कर दे तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अरे कोई घर पर है? मोहन, अरे ओ मोहन। अरे नमस्ते महाजन जी, कैसे हैं? आइए आइए, मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू कोई मुझसे मिलने नहीं आने वाला था। मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्जा नहीं रोक सकता। तुझे मेरे सारे रुपए लौटाने होंगे। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसमें मुझे रुपयों की जरूरत है। तू मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। पर महाजन जी, मैंने तो आपसे 3 महीने आगे की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्जा देने के लिए मेरे पास 3 महीने का समय बाकी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है महाजन जी। मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी इंतजाम कर, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी महाजन की नजर मोहन के बगीचे पर पड़ती है जहाँ करेले की फसल उगी हुई थी। बस मेरा तो काम हो गया। मैं 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। सारे करेले तोड़कर उन्हें दे देना। इन करेलों को बेचकर मेरा कर्जा उतर जाएगा। मालिक, ऐसा न कहो। ये सारे करेले बड़ी मुश्किल से मैंने उगाए हैं। अगर ये आपने ले लिए तो मैं इतने महीने तक क्या करूंगा? ये मेरी 2-3 महीने की मेहनत है। मैं थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा। महाजन जी, मुझ गरीब पर दया करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। महाजन ने मोहन की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिन में उसने लड़कों को भेजकर सारे करेले टोकरों में भरकर मंगवा लिए। मोहन कुछ भी नहीं कर सका। जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन और मालती दोनों चिंता में घुले जा रहे थे। गुड़िया भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर दुखी थी। माँ बापू, ये लो कुछ खा लो, मैंने दाल चावल बनाए हैं। सुनो, थोड़ा कुछ खा लो ना, बिटिया ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, खाता हूँ। मोहन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में नहीं रखे। बिटिया एक काम कर, इसमें से थोड़े चावल अलग करके बाबा को दे दे। बापू, अगर मैंने ये चावल बाबा को दे दिए तो आप भूखे रह जाओगे। घर में और चावल नहीं रखे बापू। कोई बात नहीं बिटिया, बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं। तू उन्हें ये दे आ। गुड़िया भी थोड़े से दाल चावल साधु बाबा को खाने के लिए दे देती है। साधु बाबा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। बाबा, आप ये खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, ये लो, आप थोड़ा मेरे में से खा लो। क्या सोचा था और क्या हो गया मालती? मैंने सोचा था इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि महाजन मेरे साथ ऐसा करेगा। करेले की फसल से बहुत उम्मीद थी। सोचा था करेले बेचकर अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर महाजन ने हमारे कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्राहक करेला मांग रहे थे। क्या करूंगा? अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन की बातें वो साधु बाबा सुन रहे थे। वो मोहन से बोले, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा है, अपने भोजन का निवाला मुझे दिया है। जीते रहो बेटा, चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। उसी रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे मोहन के पूरे बाग में पानी भर गया। पर अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा तेज धूप निकल आई है और उसका बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। पूरे बाग में करेले ही करेले भर गए हैं। मोहन को साधु बाबा की याद आती है। मालती, साधु बाबा के शब्द मुझे अब समझ में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात की बारिश के बाद नया सूरज उगेगा। ये सब क्या है मालती?
हमारा पूरा बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। हो ना हो वो साधु बाबा जरूर चमत्कारी थे, तभी तो हमारे बाग में एक रात में जादुई करेले उगाए हैं। बापू ये करेले तो बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ बिटिया, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दामों में बिकेंगे। सचमुच साधु बाबा हमारे लिए भगवान के भेजे हुए कोई दूत बनकर आए थे, जिन्होंने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। मोहन खुशी खुशी बाग में से सारे करेले तोड़ लेता है। उसके सारे करेले सब्जी मंडी में बढ़िया दामों में बिक जाते हैं। उस दिन मोहन को खूब मुनाफा होता है। कुछ समय बाद मोहन और मालती एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से गुड़िया की शादी करते हैं। अब मोहन जब भी अपने बाग में कोई सब्जी उगाता तो उसे हमेशा अच्छा मुनाफा होता। धीरे धीरे मोहन और मालती की सारी गरीबी दूर हो गई। गुड़िया भी अपने ससुराल में खुश थी। मोहन और मालती के सारे दुख दूर हो गए थे। ये कहानी उर्मिला की है, जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उर्मिला अपने परिवार के साथ रामनगर में रहती थी। परिवार में उसका पति रमेश और उसकी बेटी कविता थे। रमेश कपड़ों की रंगाई का काम करता था। वो अपने काम में माहिर था। उसकी रंगों की समझ और हाथ की सफाई की वजह से उसके अपने गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी लोग उसके पास कपड़े रंगवाने आते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे भैया रमेश, घर में हो क्या? जी जी मालिक, अभी आया। जी बताइए। भैया ये मेरी बेटी की चुनरी है, पता नहीं कहाँ से ये दाग लग गया इसमें। एक काम करो, इस सफेद रंग की चुनरी को लाल रंग में बदल दो। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। आप शाम को आ जाइए, मैं तब चुनरी बिल्कुल तैयार रखूंगा। रंगाई के इस काम से रमेश को ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब भी नवरात्रि आती तो बड़ी तादाद में लोग माता की चुनरी रंगवाने के लिए रमेश की दुकान पर आते थे और काम बहुत बढ़ जाता था। रमेश अपनी बात का पक्का था। वो तय वक्त पर ग्राहकों को उनके कपड़े देता था। एक बार फिर नवरात्रि आने वाली थी। रमेश को काम में उलझा देखकर उर्मिला ने उससे कहा, अजी सुनो, अब बहुत हो गया, चलो अब खाना तो खा लो, सुबह से शाम हो गई, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। उर्मिला, ये सारी की सारी माता की चुनरी है, वक्त पर देनी होंगी ना? हाँ हाँ, तो माता ने ये थोड़ी ही कहा है कि खाना पीना छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, खाना तैयार है, चलिए जल्दी से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। रमेश और उर्मिला का जीवन ऐसे ही हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों माँ दुर्गा के भक्त थे। कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही माँ दुर्गा की पूजा सबसे पहले करते थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और माता की कृपा से रमेश के पास काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब रमेश बाजार से कुछ सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचला। हादसा बहुत भयानक था। रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे उर्मिला की दुनिया ही उजड़ गई। रमेश की मौत के बाद से ही सारे ग्राहकों ने कपड़े रंगवाने के लिए आना बंद कर दिया। उर्मिला की माली हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ने लगे। तब उर्मिला ने फैसला किया कि अब वो रमेश के काम को आगे बढ़ाएगी और अपना और अपनी बेटी का पेट पालेगी। उर्मिला सबसे पहले माता की प्रतिमा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, ताकि मैं इनके काम को आगे बढ़ा सकूं। मैं और मेरी बेटी बेसहारा हो गए हैं, हमें सहारा देना माँ। उर्मिला काफी देर तक माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। नन्ही कविता भी उसके साथ माँ से प्रार्थना करने लगी। फिर उर्मिला ने रमेश के तरीके को याद करते हुए कपड़े रंगने शुरू किए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसके हाथ में भी रमेश वाली बात आ ही गई। अब वो खुद ही कपड़ा खरीद कर उसे रंगती और फिर उससे सुंदर सुंदर माता की चुनरी बनाकर उन्हें बेचती। लोगों को उसकी बनाई हुई चुनरियां पसंद आने लगी, तो धीरे धीरे लोग खुद भी उसके पास कपड़े रंगवाने आने लगे। अब उर्मिला के पास खाने लायक पैसे होने लगे, लेकिन अब भी वो कविता को स्कूल भेजने और उसे एक अच्छी जिंदगी देने की स्थिति में नहीं थी। उर्मिला हर रोज माँ दुर्गा से प्रार्थना करती और खूब मेहनत भी करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ आज खाने में क्या बनाओगी? तेरे बाबा ने जो लौकी की बेल उगाई थी उसमें लौकी आ गई है, तो आज वही। हाँ माँ चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। माता की 3-4 चुनरी रंगनी है, अभी रंग भी तैयार है, पहले ये काम कर दूं फिर चलेंगे रसोई में। उर्मिला अपने काम में लग गई और कविता गुड़िया के साथ वहीं खेलने लगी। तभी अचानक बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। उर्मिला ने कविता को आवाज लगाई, कविता बिटिया जरा एक काम तो कर दे। हाँ माँ बताओ। बिटिया मैंने माता की चुनरी रंग दी है, अब ये बचा हुआ पानी है, इसे बाहर फेंक दे तो। माँ बाहर तो तेज बारिश हो रही है, मैं पूरी भीग जाऊंगी। अच्छा तो ऐसा कर, ये पानी लौकी की क्यारी में डाल दे, वहां तो छप्पर है। ठीक है माँ। इसके बाद से जब भी उर्मिला माता की चुनरी रंगने के लिए लाल पानी बनाती और इस्तेमाल के बाद कविता को उसे फेंकने के लिए कहती, तो कविता उस पानी को क्यारी में ही डालने लगी।
उर्मिला ने भी ऐसा करने से उसे नहीं रोका। कई दिनों बाद जब उर्मिला खुद क्यारी में पानी डालने गई तो उसने देखा कि लौकी के बेल के पत्ते कुछ गुलाबी से हो गए हैं। उर्मिला ये देखकर चौंक गई और फिर उसने कविता को आवाज लगाई, कविता जल्दी इधर आ, देख तो ये क्या हुआ। हैं? ये कैसे हो गया माँ? लेकिन लौकी तो हरी ही है। अरे पगली, जब से दुनिया बनी है तब से लौकी हरी ही होती है, लाल थोड़ी ही होगी। माँ की बात सुनकर कविता जोर जोर से हंसने लगी। फिर दोनों अपने अपने काम के लिए चली गईं। कुछ और दिन बीत गए। लौकी की बेल पर जो भी नई लौकी आई अब वो भी लाल ही रंग की थी। ये देखकर कविता और उर्मिला दोनों चौंक गए। बेल बड़ी भी हो गई थी और उसमें ढेर सारी लौकी लगी थी, वो भी लाल रंग की। उर्मिला को समझ आ गया था कि ये सब लाल पानी की वजह से हुआ है। उर्मिला ने वही लाल लौकी पकाई जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी। अब तो उर्मिला खुद जानबूझकर माता की चुनरी के रंग वाला पानी क्यारी में डालने लगी। धीरे धीरे उसकी लाल लौकियों की खबर गांव में फैल गई और लोग उसके घर उन लाल लौकियों को देखने आने लगे। कई लोग तो कविता को अच्छे दाम देकर वो लौकियां उससे खरीदने भी लगे। फिर एक दिन कविता अपनी माँ से, माँ सारी लौकियां तो बिक गई। हाँ बिटिया, कमाल की बात है ना, इन लौकियों से तो 2 दिन में ही इतने पैसे मिल गए जो कपड़े रंगने पर कई हफ्तों में भी नहीं मिल पाते थे। माँ क्यों ना हम और लौकियां उगा लें बेचने के लिए। उर्मिला को कविता की बात ठीक लगी। उसने गांव के एक जमींदार से खेत किराए पर लिया और उसमें आखिरी लाल लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद बीज पौधे बन गए और कुछ महीनों बाद बेल, और फिर उसमें लाल रंग की लौकियां भी आने लगी। उर्मिला ने अब भी कपड़े रंगने का काम नहीं छोड़ा था। वो अब भी माता की चुनरी के लाल पानी को ही लौकियों की बेल पर डालती थी। पूरे गांव में अकेला उर्मिला का ही खेत था जिसमें लाल रंग की लौकी उगती थी। लोग दूर दूर से उर्मिला की लाल लौकियां खरीदने आने लगे, लेकिन जमीन के मालिक और गांव के जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपने लठैत उर्मिला को डराने के लिए भेजे। उर्मिला सुन, आज से ये खेत जमींदार का है, भाग जा यहाँ से। भाग जाऊं? पर क्यों? मैंने पूरे साल का किराया दिया है और कितनी मेहनत के बाद जाकर फसल आई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जुबान मत लड़ा, जमींदार ने कहा है तो सीधे से मान जा, वरना। माँ को धमकी देने वाले लठैतों पर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने पत्थर उठाकर दोनों के सिर पर दे मारा। दोनों के सिर से खून बहने लगा और वो कविता की तरफ दौड़े। तब तक कविता और उर्मिला भी अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। कविता को अंदर धकेल कर उर्मिला ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जमींदार के वो दोनों लठैत दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उर्मिला ने वहां पड़े लाल रंग के पानी को देखा। उसने दरवाजा खोला और दोनों की आंखों में माता की चुनरी का वही पानी फेंक दिया। दोनों लठैतों की आंखें जलने लगी। उर्मिला ने कविता की मदद से दोनों को बांध दिया और फिर सरपंच को बुला लिया। देखिए सरपंच जी, ये जमींदार और उसके लठैत मुझे और मेरी बिटिया को मारने आए थे। क्यों भाई जमींदार, पैसों के लालच में इतना गिर गए हो कि एक विधवा और उसकी छोटी बच्ची को धमका रहे हो? हैं? जो हुआ पूरे गांव ने देखा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं तो गांव की भलाई के लिए रोक रहा था। ये बड़ी चालाक औरत है सरपंच जी। आप ही बताओ, भला लौकी भी कभी लाल हुआ है? इसने कुछ गलत मिलाया होगा बीज में या फिर मिट्टी में। लोग भी इससे खरीद कर लौकी खा रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो। नहीं सरपंच जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं मिलाया है। ये सब माता रानी की कृपा है। उनकी चुनरी रंगने के बाद जो लाल पानी बचता है वही डालती हूँ मैं अपनी फसल में। देख लिया ना, अब खुली ना इसकी पोल। लाल रंग का पानी डालती है तभी तो लाल होती है लौकियां। अरे कोई चमत्कार नहीं है। मैं तो कहता हूँ सरपंच जी, शहर से जानकार लोगों को बुलवाकर जांच कराओ इसकी लौकियों की। पता नहीं खाने लायक भी है या नहीं, और कई लोग तो खा भी चुके हैं। सरपंच को जमींदार की बात ठीक लगती है और अगले ही दिन वो शहर से कुछ जानकार लोगों को बुलवाता है। उर्मिला की लाल लौकियों की जांच के बाद कृषि वैज्ञानिक सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी ये तो कमाल ही हो गया। ये लौकियां सेहत के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। इनमें हाई एंटीबायोटिक कंपाउंड्स पाए गए हैं जिनसे कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और तो और इन लौकियों के सेवन से कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है। हम इन लौकियों के सैंपल अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इन पर और रिसर्च करनी होगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिन्होंने भी इन लौकियों को खाया है उन्हें कोई खतरा नहीं। कृषि वैज्ञानिकों की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, खास तौर पर जमींदार। उसके पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। सरपंच बहुत खुश थे। वो उर्मिला से कहते हैं, बेटी माता रानी की असीम कृपा है तुम पर, वरना हर किसी के घर ऐसा चमत्कार नहीं होता। मेरी इच्छा है कि माँ दुर्गा के इस आशीर्वाद को तुम पूरे गांव के साथ बांटो और गांव के बाकी गरीब किसानों को भी लाल लौकी उगाना सिखाओ। क्यों नहीं सरपंच जी,
मैं जरूर ऐसा करूंगी। उर्मिला ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर पंचायत की बड़ी जमीन पर लाल लौकी के बीज बो दिए। उर्मिला के पास माता की लाल चुनरियों के पहले से भी ज्यादा ऑर्डर आने लगे। उर्मिला और कविता के दिन भी बदल गए थे। पैसों की उन्हें अब कोई कमी नहीं थी। कविता अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उर्मिला अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करती और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती।